गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके थे। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और रैंक ऑफ मैट्रिक्स को एक साथ कंबाइंडली डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या है मैट्रिक्स की एशेलोन फॉर्म को डिस्कस करेंगे, ठीक। और वहां से हम एक तरीका ढूंढेंगे कि रैंक को दूसरे वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जर्नली रैंक को डिफाइन करने का तरीका उसके जो सब मैट्रिक्स बनाकर उसके डिटरमिनेंट के बेस पर हम रैंक निकालते हैं, लेकिन हम पहले दूसरे तरीके से एक रैंक को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो जनरल डेफिनेशन होती है हम उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, आज के लेक्चर की। तो हमारे सामने गिवन है एशेलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो एशेलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एक बढ़िया तरीका है रैंक निकालने का और बहुत ही सिंपलेस्ट वे है। इसमें होता क्या है, हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स दे रखी होगी एम क्रॉस एन ऑर्डर की, ठीक। इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि आप स्क्वायर ऑर्डर ही मैट्रिक्स लें, आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। जनरल मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन द एशेलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। और वो हमारी कंडीशंस कौन कौन सी है। सबसे पहली कंडीशन है, अगर मैट्रिक्स के पास कोई भी जीरो रो प्रेजेंट है तो वो मैट्रिक्स के बॉटम में होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, द लीडिंग कोफिशिएंट शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। किसी भी अगर कोई भी आपके पास नॉन जीरो रो है तो उसका लीडिंग है तो होना चाहिए, लेकिन सम ऑथर्स डिफाइन एज द लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द रो रिड्यूस एशेलोन फॉर्म। तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी रो रिड्यूस एशेलोन फॉर्म की, बस हम एशेलोन फॉर्म से ही काम अपना चला सकते हैं रैंक निकालने के लिए, ठीक है। ठीक, यानी कि रो रिड्यूस एशेलोन फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं मैट्रिक्स की, तो उसकी जरूरत नहीं है हमें फिलहाल, हम इसी से ही काम चला लेंगे। द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रो इज ऑलवेज, इसमें एक वर्ड और आया है स्ट्रिक्टली राइट वर्ड्स, ठीक है, राइट वर्ड्स। तो ये जो राइट वर्ड्स डायरेक्शन है, ये मतलब इसका क्या है राइट वर्ड्स, जैसे आपने पंक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा, पंक्षियों को है ना वर्ड्स को, तो वो एक हमेशा फॉर्म में उड़ते हैं इस तरह, या आप कह सकते हैं कि वो कुछ इस तरीके की फॉर्म है ना, या तो यानी कि ये एक तरीके से एशेलोन टाइप की चीजें बनाते हैं। तो वहीं से एशेलोन फॉर्म राइटवर्ड्स डायरेक्शन ली गई, ठीक है ना, पंक्षियों को देखकर ली गई है राइटवर्ड्स डायरेक्शन एशेलोन फॉर्म। तो इसमें होता क्या है राइटवर्ड्स डायरेक्शन में, अभी उसको डिस्कस करेंगे। द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ नॉन जीरो इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली टू द राइटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द लीडिंग रो अबव इट, ठीक। और एवरीथिंग बिलो शुड बी, द लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी जीरो और नथिंग। अगर आपके पास एक बार जनरली लीडिंग कोफिशिएंट मिल गया तो उसके नीचे जो भी एंटर या तो जीरो हो, अदरवाइज कुछ। तो ये एशेलोन फॉर्म बनाने की तीन एग्जाम्पल से बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, ये एग्जाम्पल है, इसमें एक चीज और है पाइवट। पाइवट, अब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन अ रो ऑफ एशेलोन फॉर्म पाइवट, या पीवट्स भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है किसका, एशेलोन, ठीक है। तो कैसे, आप देखिए डायगोनल, इसका डायगोनल आप draw, ठीक रहेगा। तो ये डायगोनली जो है राइट वर्स डायरेक्शन में जितने भी इसमें पाइवट्स आ रहे हैं और जितने भी इसमें देखो फर्स्ट, ये फर्स्ट एंट्री है, देखो जीरो रो, ये जीरो रो है, वो प्रेजेंट इन बॉटम है, ठीक। ये आपकी फर्स्ट नॉन जीरो रो, उसकी फर्स्ट एंट्री आपकी क्या कहलाएगी, लीडिंग कॉफी। तो यहाँ पर तो ये वन हो, ठीक। जब ये लीडिंग कोफिशिएंट है तो इसके नीचे सारी एंट्री, ठीक। आप दूसरी रो में आइए, दूसरी रो में आपको दो उसका क्या लिख रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो डायगोनल से राइट वर्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये नहीं है कि लीडिंग कोफिशिएंट अगली रो का वन के नीचे ही मिले, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ, ऐसी फॉर्म को हम एशेलोन फॉर्म नहीं बोले, ठीक। तब दो पाइवट क्यों बना, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट के साथ वो पाइवट क्यों बना,
क्योंकि 2 के नीचे सब कुछ क्या है बिलो। ऐसे ही आप इस रो में आगे बढ़िए। तो अब तक ये डायगोनल पे मिल रहे थे पाइवट, अब इस बार कहाँ मिला है? डायगोनल से थोड़ा हटकर मिला है ना? तो 5 हमारा 5 जो है पाइवट एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन अ रो। तो यही क्या हो गई? लीडिंग 5। ठीक, ऐसे ही 7 उसकी क्या है? इस रो की, फोर्थ रो की लीडिंग कॉफी। तो यानी कि ठीक है ना? तो देखो राइट वर्स डायरेक्शन, तो पहला पाइवट आपको यहाँ मिला, ठीक, दूसरा यहाँ मिला, तीसरा थोड़ा सा हट के मिला यहाँ। तो चौथा पाइवट या तो इस डायरेक्शन में ऐसे मिले, ठीक, या फिर यहाँ ना मिलके थोड़ा जाना तो आपको नीचे ही पड़ेगा, यहाँ जाके मिल जाए। तो यानी कि ये राइट वर्स डायरेक्शन इसको बोला गया है, राइट वर्स डायरेक्शन। आपको जो भी लीडिंग कोफिशिएंट या पाइवट मिले वो राइट वर्स डायरेक्शन मिलना चाहिए, और उनके नीचे जो एंट्री है वो पाइवट्स के नीचे या लीडिंग कोफिशिएंट के नीचे जो एंट्री होगी वो नॉन, मतलब जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो नहीं होनी। तो ऐसी फॉर्म क्या है? एशेलॉन मैट्रिक्स। इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू गेट एशेलॉन फॉर्म, मैट्रिक्स की एशेलॉन फॉर्म बनाएं कैसे? तो उसके लिए हमें, यानी कि जनरली अगर देखा जाए तो हम जो है इनडायरेक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही तो फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स होती तो हम बात किसकी कर रहे होते अभी यहाँ? डायगोनल के नीचे जीरो बनाना है ओवरऑल, है ना? तो यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसी फॉर्म ही हमें क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हमने 3 रो और 3 कॉलम ऑपरेशन डिफाइन, 3 रो, पहला हम 3 रो, तो उन्हीं को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक। तो 3 रो ऑपरेशन कौन कौन से हैं हमारे? पहला रो ऑपरेशन है स्विचिंग द रोज, यानी कि आप कोई भी 2 रो को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब उनका क्रम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक। सेकंड सेकंड है कि आप किसी भी रो में, किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये दूसरा ऑपरेशन। तीसरा ऑपरेशन है कि आप किसी को रिप्लेस कर सकते हैं साथ, लेकिन कब? और साथ में क्या? किसी अनदर रो का आप स्केलर टाइम ले आइए, रो मल्टीप्लिकेशन लाके उसमें जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। तो ये तीसरा ऑपरेशन। ये 3 हमारे मेन एलिमेंट्री ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन। सिमिलरली ऐसे ही 3 कॉलम ऑपरेशन। पहला कॉलम ऑपरेशन क्या होगा कि आप 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक। दूसरा कॉलम ऑपरेशन क्या होगा कि आप किसी भी कॉलम में किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा कि आप किसी भी कॉलम को उसी कॉलम में किसी अनदर कॉलम के स्केलर मल्टीपल के साथ, ठीक। तो ये आई नॉट इक्वल टू जे अनदर के लिए लगा रखा, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे करके हमारे पास क्या हो जाएंगे? कॉलम ऑपरेशन, बस, ठीक है। तो ये 3 रो ऑपरेशन और 3 कॉलम ऑपरेशन। अब मेन चीज क्या है? हमें इस चीज का ध्यान रखना है, व्हाइल वी आर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वी नेवर अप्लाई कॉलम ऑपरेशन, वी ऑलवेज अप्लाई ओनली रो ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन जो बनाए गए हैं वो एक तो आगे जाके बाइलिनियर फॉर्म है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना? बाइलिनियर फॉर्म के लिए यूज किया जाता है कॉलम ऑपरेशन। तो उसमें एक साथ रो ऑपरेशन देन कॉलम ऑपरेशन, फिर रो ऑपरेशन फिर कॉलम ऑपरेशन, इस तरीके से लगाते हैं हम, ठीक। लेकिन जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम कॉलम कभी भी क्यों? कॉलम ऑपरेशन लगाने से क्या है? वेरिएबल्स का जो है क्रम बदल जाए। वेरिएबल्स आप उसको जनरल फॉर्म में ए एक्स इज इक्वल टू बी कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ जो एक्स का क्रम है वेरिएबल्स x1 x2 xn, ये तो फिक्स हो जाएंगे, लेकिन उनके कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यही पता नहीं चलेगा कि कौन से वेरिएबल्स का कोफिशिएंट किधर चला गया। लेकिन रो के ऊपर नीचे करने से वेरिएबल्स के क्रम में कोई चेंज नहीं होगा, जो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो उसी के साथ रहेगा। इसलिए इसलिए कहा जाता है कि while you are solving system equation you must apply row operation and avoid the column operation, ठीक। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन, व्हाट इज सिस्टम ऑफ, ठीक। तो हमारा मेन काम है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर क्या होता है।
ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ है ना, system of linear equation. Suppose that we have a system of linear equation is a collection of one or more variable involving the same sets of variable in equation. तो and given by इस तरीके से दिया गया है हमें, आपके पास एक सिस्टम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में दिया गया है, वेरिएबल्स में a11 x1 प्लस a12 x2 लेकर आपको जनरली दिया गया है a1 x x b1 क्या है, कोई भी, ठीक, x1 x2 xn क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं, फाइंड आउट करनी है, ठीक। दूसरा इक्वेशन दे रखा है a1 x1 प्लस a2 x2 से लेकर कहाँ तक a2 xn, ठीक है। ऐसे ही आप इस क्रम को आगे बढ़ाते जाइए। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप स्क्वायर ऑर्डर पे लिखिए, आप जर्नल ऑर्डर लिख लीजिए। तो जर्नल ऑर्डर में मैट्रिक्स का जो रहता है वो कितना रहता है, m क्रॉस n। तो आप लास्ट रो ए m1 x1 प्लस ए m2 x2 प्लस अप टू दैट ए mn xn एंड, ठीक, इस तरीके से, यानी कि वी आर कंसीडरिंग m रोज इन n वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे पास m इक्वेशंस हो गई हैं और कितने वेरिएबल्स में, n वेरिएबल्स में हमारे पास m इक्वेशंस हैं। देन these equations can be rewrite in the form like a11 12 1n 1 n and so on going m1 m2 n, and the multiplication with x1 x2 xn equals to the column vector n, ठीक। so we can rewrite like this, and further what can we say, it can also written as like a m cross n into x n cross 1 on solving we get a matrix of or m cross, बिल्कुल इसी के जैसा स्ट्रक्चर है। तो दिस इज मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ this is known as the matrix form of the system of where A is called the matrix of coefficient matrix and X is known as the matrix of unknown and B, small b, is known as the constraint matrix. Is clear? A, X और B हमारे क्या है? A है coefficient matrix, X है हमारा unknown matrix या matrix of variables and B है वो है हमारा कितना, matrix of constraint, ठीक। तो now we are interested how to, इसको सॉल्व करने से पहले हम दो तीन चीजें और डिस्कस करेंगे और उससे पहले रैंक को डिस्कस, ठीक है। सिस्टम पे हम बाद में वापस आएंगे, लेकिन थोड़ी सी दो तीन चीजें और डिस्कस करनी है इसमें, फिर रैंक पे जाएंगे हम। पहले रैंक को फिनिश करके लाएंगे, फिर सिस्टम पे वापस आएंगे, ठीक है। इसमें जो है नेक्स्ट वो है हमारा ऑगमेंटेड। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी, सही है,
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर कुछ किया गया है ना। मैट्रिक्स के जैसे सपोज दैट वी हैव अ मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम, सपोज दैट वी हैव अ मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इज, एक सिस्टम की हमने मैट्रिक्स फॉर्म ले ली है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, देन वी डिफाइन अ न्यू मैट्रिक्स, फाइंडिंग a new matrix B, capital B, as A augmented or A augment, यानी कि आपके पास जो सिस्टम है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो कंस्टेंट मैट्रिक्स है, आप मैट्रिक्स के लास्ट में उसको ऐड कर दीजिए, तब आपके पास जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी कहलाएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक, इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर और मैट्रिक्स के ऊपर? अगर आपके पास जनरली कोई मैट्रिक्स ए है, चलो हम स्क्वायर ऑर्डर ही लेते हैं, जल्दी आसानी से समझ में, है ना। मान लो आपके पास ये 1 2 5, ठीक है, और आपने ऑल बी 1, ठीक है। 1 2 3 कहने का मतलब है द एंट्री इन ऑल, मतलब ये तीनों एंट्री हमने नॉन जीरो कंसीडर, चाहे आप नॉन जीरो कंसीडर कर लीजिए चाहे जीरो, अभी उससे कोई फर्क नहीं है ना। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको देखेंगे। हमने ऑगमेंटेड बी को डिफाइन, ए ऑगमेंटेड बी जब डिफाइन करने जाएंगे 1 0 3 5 6, ऑगमेंट करेंगे किसके साथ? 1 2 साथ, या जर्नली आप मान लीजिए अगर ये 1 2 ना होके होता एक्स वाई, ये वेरिएबल्स वाले एक्स वाई जेड नहीं है, अगर आपको वेरिएबल्स वाले लग रहे हैं आप इनको पी बार कर दीजिए, आपके पास ये ना हो कि क्या दिखता फिर पी आर, पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर आर एनी स्केलर फ्रॉम द फील्ड। तो नाउ व्हाट द कंक्लूजन ओवर हियर, हम क्या कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इन ए इक्वल्स टू द नंबर ऑफ बट्स इन ए ऑगमेंट, यस और नो, यानी कि जितने पाइवट्स हमारे ए के पास हैं उतने ही पाइवट्स हमारे ए ऑगमेंटेड बी के पास हैं। देख लीजिए, तो ए ऑगमेंटेड बी के पाइवट्स कौन कौन हैं? 1 6, ठीक, ए के पाइवट्स कौन कौन है? 1 6, ठीक, एंड और क्या कहना चाह रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ पाइवट्स इन ए इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पाइवट्स इन ए ऑगमेंटेड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। ये हम मेनली डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर हम बाद में वापस आएंगे। तो ये हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का बिहेवियर एक साथ कंबाइन करने की इसकी है ना, कि ए के पाइवट्स ए ऑगमेंटेड के पाइवट्स इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अननोन्स इन ए। ए के पास कितने अननोन्स होंगे यहाँ सिस्टम के पास? सिस्टम जब इसके ऊपर आप सिस्टम में जनरेट करोगे तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, है ना, तो कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम, तो आप 3 वेरिएबल लेकर आओगे एक्स वाई जेड, लाइक, है ना, तो नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल है। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आपने
ए इज इक्वल टू कंसिडर कर लिया 1 2 3 0 4 5 2 0, ठीक है। और बी इज इक्वल टू कंसिडर कर लीजिए कोई भी 2, और इस बार लास्ट टपल को हमेशा के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखना कि अगर यहाँ पे आर की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा ए ऑगमेंटेड बी पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम जितने पाइवट्स ए के पास होंगे उतने ही पाइवट्स ए ऑगमेंटेड बी के पास होंगे, यानी कि इस एंट्री के जीरो या नॉन जीरो से कोई फर्क नहीं है ना। लेकिन इस एंट्री के नॉन जीरो होने से क्या होगा, ए ऑगमेंटेड बी बन, ठीक, वो बनेगा 150 ऑगमेंट किया पी क्यू, कुछ भी नंबर हो, वॉट एवर पी क्यू, जीरो हो नॉन जीरो डज नॉट मैटर, वी आर इंटरेस्टेड इन द लास्ट एंट्री कि वो क्या है, जीरो है या नॉन जीरो। अगर ये जीरो है देन वी आर सेइंग दैट व्हाट, नंबर ऑफ pivots in A equals to number of pivots in A augmented B। अब इक्वल है, नंबर ऑफ पाइवट्स कितने हैं ए ऑगमेंटेड बी के पास, 1 और 4, ए के पास कितने, 1 और 2 पाइवट्स इसके पास, 2 ही इसके पास। अगर जैसी ये एंट्री नॉन जीरो 1 मान लो, तो ए ऑगमेंटेड बी के पास पाइवट कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि ये क्या हो जाती, इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हो जाती। नंबर ऑफ पाइवट्स यहाँ से इक्वल नहीं होते, तुरंत अलग अलग हो जाते हैं ना। तो हमने क्या कंसीडर कर रखा है यहाँ, केवल वी आर कंसीडरिंग ओनली कि दोनों के पाइवट्स कितने हैं, सेम है, लेकिन कितने, बट लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए और अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। दूसरा केस हमने ये बनाया है कि ए के पास और ए ऑगमेंटेड के पास जो है हमारे पाइवट्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ अननोन हमने कम रखे, ठीक। तीसरा केस हम बनाना चाह रहे हैं ए इज इक्वल टू 1 2 4। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन लाइक पी आर, और आर को रख, सही है, कोई भी नॉन जीरो, देन व्हाट बिकम ए ऑगमेंटेड बी, 1 तो ऑगमेंट किया पी आर के साथ, ठीक। सो नाउ व्हाट कैन बी से अबाउट द पाइवट्स इन ए एंड ए ऑगमेंटेड बी। ए के पाइवट्स कौन है, 1 एंड, और ए ऑगमेंटेड बी के पाइवट्स कौन है, 1 आर, आर कोई भी नॉन जीरो, ठीक। देन व्हाट कैन बी से हियर, वी कैन से number of pivots in A is not equals to the number of pivots in A। Can say this, ये हमारे पास तीन पॉसिबल केस हैं ए एंड ए ऑगमेंटेड। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर सेइंग दैट द नंबर ऑफ पाइवट्स इन ए in echelon form of A, what we are saying, number of pivots in echelon form A
is called रैंक। हम ये क्लेम कर रहे हैं कि एक ही नॉर जो एशेलॉन फॉर्म में जितने पाइवट्स होंगे वही मैट्रिक्स रैंक बनेगी। ठीक, हमारी डेफिनेशन क्लियर है एकदम। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन द जर्नल डेफिनेशन। ठीक, तो डेफिनेशन ऑफ जर्नल डेफिनेशन वो क्या है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ठीक, अ नॉन नेगेटिव नंबर आर, अ नॉन नेगेटिव number r. That means we are talking about those integer which are greater to 0. ठीक है, is called the rank of a square order matrix या any general matrix A is called a rank of general matrix Aij m cross n if। ठीक है, r को हम क्लेम करने के भाई तुम रैंक बनोगे। अब कब बनोगे, हम कंडीशन कि तुम अगर इन इन बातों को फॉलो करोगे तो हम तुम्हें रैंक को। ठीक है, there exists a non-singular submatrix of order R. Number one, there exists a non-singular matrix, या आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जगह आप नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर क्रॉस आर की एक ही नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, यानी कि नॉन सिंगुलर का कहने का मतलब है कम से कम आर ऑर्डर की एक ऐसी सब मैट्रिक्स मिल जाए जिसका डिटरमिनेंट कैसा हो, नॉन जीरो आता हो। ठीक, नाउ सेकंड पॉइंट, ऑल सब मैट्रिसेस ऑफ ए ऑर्डर, ऑल सब मैट्रिसेस ऑफ ए ऑर्डर आर प्लस वन और मोर देन आर प्लस हैविंग डिटरमिनेंट हो, ये है सबसे। ठीक, यानी कि आर की एक ही सॉरी है ना, एक ही आर ऑर्डर से बड़ी जितनी भी सब मैट्रिक्स मिलेंगी स्क्वायर ऑर्डर में, उन सबके डिटरमिनेंट दो होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आर हमारी क्या बन जाएगी, रैंक ऑफ हमारा बात। ठीक, ये डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन दिक्कत क्या है इसमें, डेफिनेशन तो बढ़िया, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। दिक्कत ये है कि आप 4/4 का डिटरमिनेंट 5/6 का कैसे, अगर आपको ए का ऑर्डर 11/15, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, इनके डिटरमिनेंट कैसे निकालें। यहाँ पे आके इस डेफिनेशन में सबसे बड़ी दिक्कत, इसीलिए हम की तरफ गए एशेलॉन फॉर्म। एशेलॉन फॉर्म को इसलिए पहले डिस्कस किया गया, मैंने मैंने जो किया है पहले इसीलिए डिस्कस किया है एशेलॉन, ताकि इस डेफिनेशन की कमी को समझ। ठीक है, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत वेल डिफाइंड प्रॉपर डेफिनेशन है।
बहुत मस्त। लेकिन दिक्कत जो है वो डिटरमिनेंट निकालने की है कि डिटरमिनेंट कैसे, ये डेफिनेशन। ठीक, क्लियर है बात यहाँ तक की? ये डेफिनेशन रही अपनी। आगे बढ़ते हैं। तो नाउ रैंक की बात हो गई, तो इसी के साथ इसी का जुड़ा हुआ भैया है, उसका नाम है नल्टी ऑफ। ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो इफ ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स, इंटरनल मैट्रिक्स है। इफ a is any random m cross n, rank of a, ठीक, r of a क्या है, रैंक ऑफ, कोई भी रैंक, उससे क्या फर्क है। ठीक है, देन नल्टी ऑफ मैट्रिक्स is given by, then nullity of matrix is, पहले लिख लेते हैं, denoted by, जनरली आप ऐसे करके भी लिखते हैं, नल्टी ए और, ठीक है, बहुत सारे लोग एन ऑफ ए नल स्पेस के लिए लिख देते हैं, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये nullity is given by, denoted by and given by, वहां जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वो नल्टी की बात कर रहा है या, ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एंड गिवन बाय नल्टी ऑफ ए इज नंबर ऑफ ए रैंक ऑफ, यानी कि कहने का मतलब है कि रैंक नल्टी ऑफ ए जो होगी एन माइन, यहाँ से क्या चीज पता चल रहा है, अगर रैंक और नल्टी को जोड़ दिया जाए तो वो मैट्रिक्स के इक्वल्स होती है। ठीक है, द सम ऑफ नल्टी एंड रैंक इज इक्वल्स टू द ए। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी, अपनी नल्टी की। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक क्या है, कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांस आपस में सेम होती है। ठीक है, दूसरा है, और वही रैंक ऑफ ए थीटा, फिट लेने से रैंक पे कोई फर्क नहीं है। दूसरा, जैसे एन ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए मिलके एन के बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे ही नल्टी ऑफ एनी पावर के और रैंक ऑफ, और एनी, तो अब ए की पावर की बात कर रहे हैं, तो जर्नली यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिया गया होगा। तो अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने जो डिफाइन किया है कि वो नॉन स्क्वायर में डिफाइन किया, तो यहाँ पे स्क्वायर आप पावर कैसे निकालोगे जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये ट्रिवियल अंडरस्टूड है कि पावर के लिए जब बात करेंगे तो मैट्रिक्स ट्रिवियली स्क्वायर ली गई है। ठीक, आफ्टर अप्लाइंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट इफेक्टेड। ठीक, आफ्टर अप्लाइंग
और रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो उस केस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, ये बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, इसमें आगे है सिमिलर मैट्रिसेस अलग है, इक्विवेलेंट अलग चीज होती है, सही है? सिमिलर मैट्रिक्स तो बहुत कुछ अलग अलग हो जाएगा उसमें, है ना? इक्विवेलेंट, टू मैट्रिसेस आर इक्विवेलेंट, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इफ दोनों की रैंक कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए, सही है? यानी कि कहने का मतलब ये है, रैंक इक्वल करने का मतलब एक तो ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर भी सेम होने चाहिए। या नहीं है कि एक 2x2 का ले लिया, 2x3 का, आपने उनको इक्विवेलेंट नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है, आफ्टर अप्लाइंग फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशन, यानी कि पूरी डेफिनेशन लिख देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? यानी कि इफ आफ्टर अप्लाइंग, ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, ना तो रो की बात होगी ना, कोई सा भी लगा लो, आफ्टर अप्लाइंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑपरेशन, ठीक है, ऑन ए, वी गेट वी, ठीक है, हाँ, ए पे लगाने के बाद हमें बी मिलेगी, देन इक्विवेलेंस टू called that means A is equivalent after applying the row operation, ठीक है बात? तो जब ये इक्विवेलेंट हो गई, then we can say that the properties, अगर A and B are equivalent हैं, then if A is equivalent to, then rank of ये है, सही है? ये डेफिनेशन है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की। आगे बढ़ा जाए, तो एक क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ ही है, तो शायद 2019 में आया है, 18 में ऐसी आया है। ये कह रहा है एक मैट्रिक्स गिवन है ए, 1 1 1 1 1, ठीक, 10 क्या गया था इसमें, रैंक ऑफ ए, पार्ट बी में क्वेश्चन आया, सही है ना? एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर आप जर्नल डेफिनेशन लगाएंगे रैंक की, तो आप 1/1, 2/2, 3/3 तक की डिटरमिनेंट निकाल लोगे, लेकिन 4/4 और 5/5 का कैसे निकालोगे? लगाओ, तो नहीं निकाल पाएंगे ना इजीली, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तब हम जाएंगे किसके पास, एशेलोन फॉर्म के, भाई तुम आ जाओ हमारी मदद करने, हम फंस गए, है ना? फंस गए, ठीक है फिर, तो कैसे निकालेंगे?
तो हम ए को लिख लेंगे 1 1। हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। पहला रो ऑपरेशन लगाया है, R2 में से R1 को घटाया, R3 में से R2 को घटाया, R4 में से R3 को घटाया और R5 में से R4 को घटाया। कौन कौन से ऑपरेशन? R2 R2 R3 R3 R2 R4 is R4 R3 and R5 is R5 R4. What we get and again यही है फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशन। तो वहाँ पे एलिमेंट्री लिखे थे, एलिमेंट्री में आप रो लगाइए या कॉलम लगाइए, कोई एक लगा लीजिए। तो हम जनरली हम जो ज़्यादातर फॉलो करेंगे वो रो ऑपरेशन फॉलो करने वाले हैं, कॉलम की तरफ जाएंगे ही नहीं कभी भी। ठीक, लगाइए। पहली रो तो ऐसी रहेगी, उसमें जैसे ही आप R2 में से R1 घटाएंगे, एक में से एक 0, 2 में से एक या एक, तो R3 में से R2 घटाएंगे तो एक एक ऐसे 0 0 1 1। ठीक है, व्हाट वी गेट अ परफेक्ट रो रिड्यूस एशेलोन फॉर्म, सॉरी रो रिड्यूस केवल एशेलोन फॉर्म। सही है, और कैसी फॉर्म बनी है वो? अब परफेक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसकी रैंक, इसके पास कितने, अब रैंक नहीं पीवट्स बोलेंगे। पीवट्स कितने, कौन कौन बने इसके? 1 2 4 5 पीवट्स हैं। 5 पीवट्स नंबर ऑफ रैंक के इक्वल। 5 पीवट्स है तो कितनी रैंक हो गई? 5 का आंसर। क्लियर है बात? सही है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आए थे, नेट में ही आया था। 3 4 टाइप की इस फॉर्म है, आई इंटू जे, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, ई की पावर आई प्लस आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप की जनरल स्ट्रक्चर देके वो रैंक पूछता है ना। उसमें से एक आध क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। जैसे ये कह रहा है, अगर एक कोई एक मैट्रिक्स है ए आई और का ऑर्डर दे रखा है m क्रॉस n, जनरल मैट्रिक्स, एंड गिवन दैट ए आई जे की जो एंट्री, वो जो फॉर्म करने का तरीका है आई इंटू जे से बनता है फॉर ऑल आई एंड। सही है, देन पूछा गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ ए। देन पूछी गई है रैंक ऑफ ए क्या होगी। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कैसे किया जाएगा? बहुत सिंपल है। उसके लिए आप क्या कीजिए, मैट्रिक्स का जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर को ठीक है ना, कैसे डिफाइन करेंगे? आप ए को डिफाइन ऐसे, A1 1, ठीक है, ठीक। और लास्ट में एम एन तो गलत लिख दिया, AM1 MN2 AMN, ये जनरल स्ट्रक्चर होगा ए का।
अब ए आई जे जो बनता है वो आई इंटू जे, तो यानी कि यही इनका प्रोडक्ट आई इंटू वन, वन इंटू वन, वन टू, वन इंटू वन इंटू एन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरीके, वन इंटू, कितना, टू के, थ्री इंटू, थ्री इंटू के, ऐसे करके ये एम इंटू फिर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। देख लो, ये है ना बात। अब आप पहली दूसरी चौथी से लेके mth रो तक देखिए, सब रो जो है, दूसरी रो जो है पहली रो का 2 गुना है। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू वन, ये 2 इंटू, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू वन, 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू वन, 4, ऐसे m से मल्टीप्लाई करेंगे 1 m टू m इन n, यानी कि सेकंड रो से लेके लास्ट तक है सब पहली रो का ही मल्टीपल है। क्या रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो व्हाट कैन बी से, अगर रो ऑपरेशन लगाएं कि आर आई इज रिप्लेस बाय कितना, आर आई माइनस आई टाइम्स ऑफ आर वन, आर आई टाइम्स ऑफ आर वन, then what we get on 1 into 1 into and so 1 into n, एंड बाकी की जो रिमेनिंग एंट्री होंगी सब क्या हो जाएंगी सॉल्व होने के बाद, का ऑर्डर कितना m क्रॉस n, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ a, कैन से दैट रैंक ऑफ a इज 1, a की रैंक कितनी है, 1 रहने, इज दिस क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में रैंक के काम को हम कंटिन्यू करेंगे और एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद अपने लोग प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और रैंक की क्या क्या पॉसिबिलिटी है उनको डिस्कस करेंगे, और रैंक के काम फिर फिनिश करके हम 2 लेक्चर और लग जाए मैक्सिमम लग सकते हैं, क्योंकि फिर एक लेक्चर तो पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जाएगा पूरा, ठीक। तो 2 लेक्चर ऑफ मान लीजिए मैक्सिमम और इस पे लग जाएंगे, उसके बाद तीसरे लेक्चर पे हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट ऑल ऑफ।